हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें हम समझेंगे इसकी मीनिंग को, इट्स कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन और ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सभी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस में इंगेज्ड रहते हैं। वो लगातार ऐसी प्रोसेसेस में इंगेज्ड रहते हैं जिसके थ्रू वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें, जो वो चाहते हैं उसको फुलफिल कर सकें। और यहाँ तक कि हर देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको भी एक देश के नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर ही डिजाइन किया जाता है, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ये हर स्टेट का राइट है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना, and every state tries to justify its action on the basis of its national interest. हर देश अपने एक्शंस को किस बेसिस पर जस्टिफाई करता है? नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर। ये तो हम सब जानते हैं। यूएसएसआर ने या सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करी थी तब उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर जस्टिफाई किया था। सिमिलरली जब यूएसए ने डिएगो गार्सिया में अपना बेस एस्टैब्लिश किया तो उसको भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर जस्टिफाई किया। यहाँ तक कि इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है उसको भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर जस्टिफाई कर रहा है। सो देश हमेशा अपने एक्शंस को नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये प्रूव करता है कि राष्ट्रहित या नेशनल इंटरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। And like already mentioned, foreign policy of each nation is formulated on the basis of its national interest. नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन किया जाएगा। तो सपोज कीजिए कि अगर करंट सिनेरियो में रशिया के फेवर में ये है कि वो चाइना से अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करे जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ऐसी वो फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करेंगे जो कि चाइना के प्रति फेवरेबल हो। तो बात करें अगर नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन की, तो वीवी डाइक की जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसमें वो क्या बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स ऐसी वैल्यूज यानी कि मूल्य, ऐसे डिजायर्स और इंटरेस्ट, ऐसी इच्छाएं और ऐसे हित जो एक स्टेट प्रोटेक्ट करना चाहता है और जिनको वो अचीव करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ वो बताते हैं दैट दीज आर डिजायर्स ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन स्टेट्स की इच्छाओं को ही राष्ट्रहित कहते हैं। फिर मॉर्गेंथौ की एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि राष्ट्रहित या नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है सर्वाइवल। और सर्वाइवल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अपनी फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना दूसरे स्टेट्स की इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण से। सो मॉर्गेंथौ के लिए नेशनल इंटरेस्ट मीन्स सर्वाइवल। एक देश अपनी फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखे दूसरे देशों के इन्वेजन से, दूसरे देशों के अतिक्रमण से। तो हम सम अप कर सकते हैं ये कह के कि नेशनल इंटरेस्ट ऐसे क्लेम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, डिमांड्स या इंटरेस्ट होते हैं जो एक देश प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड या सिक्योर करना चाहता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। दूसरी स्टेट्स के मुकाबले अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना, उनको डिफेंड करना या उन्हें अचीव करना, ये होता है नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या क्या कंपोनेंट्स नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट होते हैं? तो इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है नेसेसरी और वाइटल कंपोनेंट्स और दूसरे हैं नॉन वाइटल और वेरिएबल कंपोनेंट्स। स्टार्टिंग विद नेसेसरी कंपोनेंट्स, मॉर्गेंथौ के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट होता है सिक्योरिटी। उन्होंने इन कंपोनेंट्स को सब डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जो कि है फिजिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी। फिजिकल आइडेंटिटी का मतलब होता है टेरिटोरियल आइडेंटिटी, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखना। पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना दूसरे कंट्री के इन्वेजन से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कंट्री देश में सिविल वॉर को स्पॉन्सर कर दे
जिससे एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो जाए। तीसरा होता है कल्चरल आइडेंटिटी, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखना, जो एक देश की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होती हैं। ये वाइटल या नेसेसरी कंपोनेंट्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक देश के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। और मॉर्गेंथौ के अकॉर्डिंग इन कंपोनेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और एग्जामिन भी किया जा सकता है। हम एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी देश की फिजिकल आइडेंटिटी क्या है, कितनी उसकी टेरिटरी है, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या उस देश की कल्चरल आइडेंटिटी है। और इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक देश वॉर पर भी जा सकता है। और वाइटल कंपोनेंट्स का एग्जाम्पल होते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि हर देश का प्रयास होता है अपने आप को सिक्योर रखना, और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए अगर उसे वॉर पे भी जाना पड़े तो वो वॉर पे भी जाएगा। तो ये होते हैं वाइटल कंपोनेंट्स या नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। फिर आते हैं नॉन वाइटल और वेरिएबल कंपोनेंट्स। तो जैसा कि नाम में ही लिखा है वेरिएबल कंपोनेंट्स, ये समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ये फिक्स्ड कंपोनेंट्स नहीं है और इनका होना डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकर्स कैसे हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिक्स किस प्रकार की है, सेक्शनल या ग्रुप इंटरेस्ट कैसे हैं, या पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज यानी कि मूल्य कैसे हैं। तो ये समय के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं। अगर आज एक पार्टी इन पावर आती है, उसकी ये पॉलिसी है कि उसे यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं, लेकिन कल को कोई और पार्टी आती है, उसकी ये पॉलिसी हो जाती है कि हमें रशिया के क्लोज जाना है। वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन मेकर्स क्या सोचते हैं, उस पर भी ये वेरिएबल कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसे इंटरेस्ट हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, और ये नॉन वाइटल इसलिए हैं क्योंकि स्टेट्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर पे नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू वी डाइक, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है वेरिएबल कंपोनेंट्स की, और उसमें उन्होंने जिन फैक्टर्स को वेरिएबल कंपोनेंट्स में रखा है वो हैं प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, पीस, आइडियोलॉजी, जस्टिस विच मीन्स कि सबको फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाए, प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, एग्रेंडाइजमेंट विच मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, एंड पावर। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक देश की आइडियोलॉजी आज है वो आज से 30 साल बाद भी सेम वही आइडियोलॉजी रहेगी। इट कैन चेंज, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, उस समय पब्लिक ओपिनियन कैसा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर वाइटल इंटरेस्ट को हम गोल समझ सकते हैं, वहीं नॉन वाइटल या वेरिएबल कंपोनेंट्स को हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी समझ सकते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को भी कई तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट यानी कि प्राथमिक हित। ये वो इंटरेस्ट हैं जिनके लिए कोई भी देश कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। वाइटल कंपोनेंट्स में जो अभी हमने डिस्कस किया था वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एक देश की सिक्योरिटी उसका सबसे बड़ा प्राइमरी इंटरेस्ट है, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर वॉर पे भी जाना पड़े वो वॉर पे जाएगा। और फिर आते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये प्राइमरी इंटरेस्ट से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज को इंश्योर करना, या जो सिटीजन्स अब्रॉड रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा नहीं है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये प्राइमरी इंटरेस्ट से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए देश वॉर पे नहीं जाता है। फिर आते हैं परमानेंट इंटरेस्ट। ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं एक स्टेट के, जो काफी लंबे समय तक सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है, या अगर आता भी है तो बहुत स्लो चेंज आता है। जैसे कि चाइना का परमानेंट इंटरेस्ट है कि वो साउथ एशियन रीजन में अपनी एक हेजेमनी इस्टेब्लिश करके रखे। फिर आते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट। ये होते हैं ऐसे इंटरेस्ट जो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ये देश के लिए इम्पोर्टेंट तो होते हैं, बट ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में ही वाइटल रहते हैं। जैसे कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब इंडिया के इंटरेस्ट में था कि नॉन अलाइंड की पॉलिसी को फॉलो करे, बट जब कोल्ड वॉर एंड हो गई तो दोनों ही देशों के साथ इंडिया ने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए।
तो ये इंटरेस्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि लीडरशिप कैसी है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, या डिसीजन मेकर्स क्या सोचते हैं। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे हमारी पॉलिसी में एक शिफ्ट आया था जब हमने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। उसके बाद आते हैं जनरल इंटरेस्ट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सामान्य हित। जब काफ़ी सारे देशों का इंटरेस्ट सिमिलर हो एक स्पेसिफिक फील्ड में, उसको हम कहते हैं जनरल इंटरेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना सभी देशों के जनरल इंटरेस्ट में है, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना भी सभी देशों के जनरल इंटरेस्ट में है। या इसमें आप डिसआर्मामेंट का भी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कैसे डिसआर्मामेंट भी लगभग सभी कंट्रीज का एक जनरल इंटरेस्ट है। फिर आते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। जनरल इंटरेस्ट में तो काफ़ी सारे देशों का इंटरेस्ट सिमिलर होता है एक स्पेसिफिक फील्ड में, लेकिन स्पेसिफिक इंटरेस्ट में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर देश, कुछ स्पेसिफिक देशों का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। वो नेचर में जनरल नहीं होता है, सभी देशों के इंटरेस्ट में नहीं होता है, बल्कि कुछ देशों के इंटरेस्ट में होता है, स्पेसिफिक कंट्रीज के इंटरेस्ट में होता है। तो लाइक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो आइडिया था, वो इंडिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के स्पेसिफिक इंटरेस्ट में था। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिकल वर्सेस कन्फ्लिक्टिंग। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। जब देशों के इंटरेस्ट आपस में मैच करें उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं, और जब देशों के इंटरेस्ट में आपस में कन्फ्लिक्ट हो या विरोधाभास हो उसे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। आइडेंटिकल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल ये है कि जैसे नेपाल और इंडिया का आइडेंटिकल इंटरेस्ट कहाँ है कि चाइना को डोमिनेट करने से रोका जाए, वो एक आइडेंटिकल इंटरेस्ट है। वहीं कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और यूएसए के जो इंटरेस्ट थे वो आपस में कन्फ्लिक्टिंग थे, एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, तो वहां पर उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच नहीं खाते थे। ये होते हैं कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो इस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को। अब आ जाते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डिप्लोमेसी। यह भी एक माध्यम है जिसके थ्रू नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। इनफैक्ट मॉर्गैंथो इसे सबसे इंपॉर्टेंट मीन मानते हैं नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का, क्योंकि डिप्लोमेसी के थ्रू ही तो एक देश की फॉरेन पॉलिसी दूसरे देश में ट्रैवल करती है, और इसी के थ्रू तो नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को सिक्योर किया जाता है। डिप्लोमेसी होता है द आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस। बातचीत करके अपनी बातों को मनवाया जाता है। डिप्लोमैट्स जो होते हैं वो दूसरे डिप्लोमैट्स के साथ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं या दूसरे डिसीजन मेकर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं और नेगोशिएशंस कंडक्ट करते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, अपने गोल्स को, अपने उद्देश्यों को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि वो दूसरे को परसुएड कर सकें, दूसरे उन डिमांड्स को, उन गोल्स को एक्सेप्ट कर सकें और उन्हें लगे कि ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो जस्ट हैं, ये तो राइटफुल डिमांड्स हैं एक देश की। तो इस प्रकार डिप्लोमेसी कंडक्ट की जाती है और ये सालों से कंडक्ट की जाती रही है। इसके थ्रू काफ़ी सारी टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है। अपनी बातों को मनवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। सबसे पहली होती है परसुएशन, दूसरे कंट्री को परसुएड करना कि हमारी बात मान लीजिए। उसका सेकेंड स्टेप होता है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स देने का वायदा किया जा सकता है कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, हम आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोड्स बनवाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, जस्ट एक्सेप्ट आवर डिमांड्स। फिर अगर वो बात नहीं माने, तीसरी टेक्निक यूज की जा सकती है, वो है थ्रेट ऑफ डिनायल ऑफ रिवॉर्ड। ये कहा जा सकता है कि जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं वो हम आपसे छीन लेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं वो वापस ले लेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे आपकी कंट्री में। और जब ये भी सक्सेसफुल ना रहे तो थ्रेट का ही सहारा लिया जाता है। इसमें मिलिट्री थ्रेट की धमकी दी जा सकती है कि हम आपके देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो ये सब टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है बातचीत के थ्रू, और जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उनको रिकंसाइल किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। सो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है नेशनल इंटरेस्ट को
अचीव करने का। फिर आता है प्रोपेगेंडा, विच इज द आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप। जब आप एक शॉप पे जाते हैं तो सेल्समैन आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाता है, वो एक प्रोडक्ट की इतनी तारीफें करेगा, चाहे वो झूठी तारीफें क्यों ना हो, कि आप कन्विंस हो जाओगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये होती है आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप, और यही होता है प्रोपेगेंडा। एक बात को ऐसे रखा जाता है कि दूसरा उससे कन्विंस हो जाए, चाहे वो बात सच्ची हो ना हो, बेशक वो झूठी क्यों ना हो। और इसके थ्रू अटेम्प्ट किया जाता है दूसरे देशों को इम्प्रेस करने का और अपने गोल्स को सिक्योर करने का, जो एक देश अचीव करना चाहता है। और दूसरे देश को इम्प्रेस करने के लिए झूठ का सहारा भी लिया जा सकता है, एग्जैजरेट करके चीज को प्रेजेंट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, दूसरे के माइंड, इमोशंस और एक्शंस को अफेक्ट किया जाता है अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। तो प्रोपेगेंडा का एम क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट को सिक्योर करना, और ये प्रोपेगेंडा हमेशा दूसरी स्टेट्स पर यूज किया जाता है। यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है एक देश का अपना इंटरेस्ट। अब जैसे नॉर्थ कोरिया इसका यूज करता है, उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई हैं और उनका प्रचार करके वो ये दिखाते हैं कि देखो हमने कितनी डेवलपमेंट कर लिया, हम कितने एडवांस हो गए हैं। पर जब उन बिल्डिंग्स की रियलिटी निकल कर आई तो ये पता चला कि उनमें तो कोई रहता ही नहीं है, वो खाली पड़ी हैं। तो इससे दूसरों के माइंड को अफेक्ट किया गया, एक ऐसी इमेज प्रेजेंट की गई जो रियलिटी नहीं है। ये होता है प्रोपेगेंडा का एग्जाम्पल, और इसको यूज भी आज के टाइम में बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना आसान हो गया है। तो जो प्रोपेगेंडा है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज भी बहुत इजीली ट्रैवल कर जाते हैं, इसलिए स्टेट्स इसका सहारा लेती हैं। मिलिट्री परेड्स भी इसका एक एग्जाम्पल है, टीवी के थ्रू ये दिखाई जाती हैं। उससे दूसरे देशों के माइंड में जाता है कि अरे ये कंट्री तो बहुत मिलिटरीली पावरफुल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और अचीव करने का। देन कम्स द इकोनॉमिक मीन्स, विच वी ऑल नो। रिच और डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इसका सहारा लेते हैं, गरीब देशों को इकोनॉमिक एड देते हैं, उन्हें लोन्स देते हैं और उसके थ्रू अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। पहले उनको पैसा देते हैं, लोन्स देते हैं, फिर उनकी टेरिटरीज को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, वहां पे मिलिट्री बेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और यूएसए और चाइना आज के जमाने में ऐसा कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसा, द पावर ऑफ मनी। इसको यूज करने के पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी हम जानते हैं। जो पुअर देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डिपेंड करते हैं रिच और डेवलप्ड कंट्रीज पर। इसकी वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है, उनको इकोनॉमिक मीन्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए। साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्रियल गुड्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फॉरेन एड भी चाहिए, आर्मामेंट्स भी चाहिए, और ऐसी मार्केट चाहिए जहां पे वो अपने रॉ मटेरियल्स को सेल कर सकें। इन सब रीजंस की वजह से जो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, उनको डिपेंड होना पड़ता है रिच कंट्रीज पर, डेवलप्ड नेशंस पर। और आज के टाइम में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का। नेक्स्ट मेथड इज द अलायंसेस एंड ट्रीटीज। अलायंसेस करके, ट्रीटीज करके भी अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सकता है। ये दो देशों के बीच में भी हो सकता है, ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकता है। और जिन देशों के बीच में अलायंसेस या ट्रीटीज होती हैं, वो आपस में वर्क करते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बन जाती है उन मेंबर्स के लिए। तो ये अलायंस या ट्रीटी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए भी हो सकती हैं, विच मीन्स कि कुछ ही कंट्रीज का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो, जैसे मैंने NIEO वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, NIO वाला, या कॉमन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भी हो सकती है, जब काफी सारे देशों के कॉमन इंटरेस्ट हों। ये अलायंसेस और ट्रीटीज नेचर में मिलिट्री भी हो सकते हैं या इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नाटो, सियाटो और सेंटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस तैयार किए थे। वहीं इसकी कंपटीशन में USSR ने वार्सा पैक्ट साइन किया था। तो अलायंसेस या ट्रीटीज फॉर्म करके भी
कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। एंड फाइनली आते हैं कोर्सिव मीन्स, विच आर द फोर्सफुल मीन्स। इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इंटरनेशनल लॉ का एक अनरिटन लॉ है कि स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए फोर्स का सहारा भी ले सकते हैं, और इंटरनेशनल लॉ भी इन कोर्सिव मीन्स को रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट फॉर द वॉर। ऐसे मेथड्स के तौर पर जो कि यूज किए जाते हैं स्टेट्स द्वारा अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें स्टेट्स फोर्सफुल मीन्स का यूज कर सकते हैं, दूसरे देशों के मामलों में इंटरवीन कर सकते हैं, एम्बार्गो लगा सकते हैं, टेम्परेरीली ट्रेड को इंटरप्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक सकते हैं, एक देश का बॉयकॉट कर सकते हैं, रिप्राइजल, रिटेलिएशन, विच मीन्स कि आप हम पर अटैक करें, हम आप पर अटैक करेंगे, उसका सहारा भी लिया जा सकता है। रिलेशंस कट ऑफ किए जा सकते हैं दूसरे देशों के साथ। तो ये होते हैं ऐसे फोर्सफुल मीन्स। इसके अलावा वॉर और अग्रेशन इलीगल मीन्स जरूर हैं, लेकिन फिर भी स्टेट्स इन्हें यूज करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और यूज करने के साथ साथ इन्हें नेशनल इंटरेस्ट के नेम पर जस्टिफाई भी करने की कोशिश करती हैं। तो ये होते हैं मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि राष्ट्रहित क्या होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू हम इनको अचीव कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, अलायंसेस, ट्रीटीज, यूज ऑफ इकोनॉमिक मीन्स, एंड लास्टली द कोर्सिव मीन्स। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।